के क्षेत्र में, संवाद के क्षेत्र में इनको हम गुरु मानते हैं। और 25 तारीख को जैसा कि उनका देहावसान हुआ और वो परलोक सिधारे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब यहाँ कामना करने जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी से आग्रह होगा, पंक्तिबद्ध होते हुए हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आइए आप उनको मेहमान आइए ना, उनको मेहमान, अरे मेहमान को बुलाओ ना। आकाश में बहुत पितृवत स्नेह भी है। छोटे मेहमान तो आप
इसके बाद आपको আমরা खींचे हैं ना फोटो। तो आपका वाला जाएगा फिर गए सामने बुलाना चाहूंगी। विस्तार से उनके बारे में बताएंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और कहीं ना कहीं हम सभी को एक हमारी भावनाओं को जीने के बीच में संपादित होगा। गणेश सिन्हा जी हम सब लोगों के लिए बड़े भाई, अभिभावक, मार्गदर्शक, गुरु और ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें हम सब गणेश भैया के नाम से जानते हैं और गणेश भैया ही कहते रहे हैं। 25 तारीख की वो ऐसी सुबह आई जैसी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि गणेश भैया जैसा व्यक्तित्व विरले होता है और हम सब जब भी उनके यहाँ इकट्ठे होते थे तो कभी ये नहीं होता था कि उनके अंदर कोई उत्साह की कमी कभी नज़र आई हो। हम लोग का उत्साह बढ़ाते थे, कभी हम लोग किसी निराशा में डूबे होते थे, तो उनकी जो ये जीवंतता थी वो मृत्यु पर्यंत कायम रही। 15 दिन वो अस्पताल में रहे, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते रहे। और जब मैं अस्पताल में मिलने गया तो वहाँ बड़ी उत्साह से उन्होंने मेरा सर पकड़ के और उन्होंने नीचे झुकाया और ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तमाम तरह की नलियाँ उनके गले में और ऑक्सीजन लगा हुआ था उनकी नाक के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जीवंतता नहीं छोड़ी। कई संस्मरण हैं, कई उनके साथ के प्रसंग हैं, कई अनुभव हैं जो बहुत लंबे हैं और काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उनकी अगर याद करूं तो बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात थी कि उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि हम लोग जब जाते थे तो वो पता नहीं 1934 और 1936 और कहाँ की बातें शुरू कर देते थे। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं जब भी जाता था तो कुछ बोलने को होते थे, बोलना शुरू करते थे तो मैं मोबाइल में वीडियो बनाने लगता था। तो शुरू में वो मुझे डांटते थे, रोकते थे, अरे ये सब क्या है, हटाओ हटाओ हटाओ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैं ज़िद करता था तो मान जाते थे और वो मेरे पास सुरक्षित है। इसके अलावा मैंने एक बार उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, मेरा शौक़ है, इसलिए मैंने कहा उनको। बहुत मुश्किल से माने, वो तैयार नहीं हुए, पहले टालते रहे 2-4 दिन। जब मैंने ज़िद पकड़ी, क्योंकि हम सब लोग नीलेश हों, कन्हैया हों, हम हैं, सुशील शर्मा चले गए, अखिलेश्वर भैया हों, सुमन भैया हों, सभी हम लोग उनके मुँह लगे थे एक तरह से। और सप्ताह में 10 दिन में उनसे मिलना होता ही होता था। बहुत दिन हो जाते थे तो ज़्यादातर वो कन्हैया को याद करते थे, अरे भाई हम जूठन गिराने तुम्हारे यहाँ कब आए। ये जीवंतता थी उनकी। तो बहुत टालने के बाद उन्होंने आखिर तैयार हुए वो, और फिर मैंने 2-3 दिन की डॉक्यूमेंट्री उनके यहाँ जा कर के शूट की। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उनके जीवनानुभव हैं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और मैं आगे बनाना चाहूँगा और आप लोगों का साथ भी चाहूँगा।
कि इसमें हो। इसके अलावा मैंने एक ग्रुप बनाया। पता नहीं कहीं विधि कहीं ईश्वर देखता है और काम कराता है, हम और आप कोई नहीं होते हैं इसको करने वाले, नहीं कहीं ना कहीं वो होता है। तो मैंने इसी बीच करीब 6 महीने पहले, जून की बात है, मैंने एक ग्रुप बनाया गणेश प्रसाद सिन्हा, नाट्य निर्देशक गणेश प्रसाद सिन्हा करके। उसमें बहुत सारे नाटक के लोगों को जोड़ा और जो भी मुझे लगा कि गणेश प्रसाद सिन्हा से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैंने जोड़ा। और उसका मकसद ये था और आज भी है कि उनके ऊपर एक स्मृति ग्रंथ निकाली जाए, छपवाई जाए। अफसोस की बात है कि अभी तक किसी का लेख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हम चाहेंगे कि उनके बाद ही सही एक उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम इस प्रयास में आप सबकी सहभागिता चाहते हैं कि हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस ग्रंथ में आप सब लोग जिसके भी जो संस्मरण हो, जो भी अनुभव हो, जो कुछ उनके साथ के समय गुजारे हों, आपने जिस तरह से भी आप लिखना चाहें, जिस तरह से आप करना चाहें, वो आप उसमें भेज दें। और अगर ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर स्मृति ग्रंथ ये छपेगा। तो बहुत सारे अनुभव हैं, सबको यहाँ बता पाना संभव नहीं है, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जो क्षति व्यक्तिगत रूप से हम सब लोगों में से जो जुड़े हुए थे उन सब का ये मानना होगा कि ये क्षति हमारी सबसे व्यक्तिगत क्षति है। लेकिन इसके अलावा रंगमंच की, रेडियो के वो ए ग्रेड के कलाकार थे और ये क्षति जो कला और नाटक की हुई है ये बहुत अपूर्णीय है। 94 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी थी, लेकिन तब भी कहीं से वो अस्वस्थ नज़र नहीं आते थे। कोई उनमें कोई समस्या नहीं थी स्वास्थ्य संबंधी, और जब जाते थे तो उसी तरह से मिलते थे। तो ये अनहोनी हुई है, लेकिन ये जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति बहुत निकट भविष्य में हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी यादों के साथ जो हम लोग अभी तक हैं यहाँ, और उनकी यादों में बहुत सारे प्रेरणा के क्षण हैं जिनको हम आगे अपने जीवन में उतार के ले जा सकते हैं। मैं सादर नमन करता हूँ गणेश भैया के पुण्य आत्मा को, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आगे करती हूँ। यहाँ बैठे हुए सभी गण्यमान्य मेरे मित्र और आज गणेश जी की याद ताज़ा करने आए उनके परिवार के सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। गणेश जी की परिभाषा बहुत मुश्किल है, वो बहुत कुछ थे एक साथ। वो पूर्ण रूपेण एक कलाकार तो थे ही, चाहे वो रेडियो का क्षेत्र हो या टेलीविज़न का या फिल्म का या नाटक का। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इतने विनम्र, इतने मृदुभाषी। ये सब उनकी विशेषताएं हैं जो बहुत परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। मेरे वे गुरु थे। मैं आपसे साझा करूं, मैं तब नया व्याख्याता हुआ था बीएन कॉलेज में, लगभग 2 साल हुए थे। 70 के पूर्वार्ध की बात है, 70 की शती। मेरी पत्नी साइंस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाती थी, मैं फिज़िक्स पढ़ाता था बीएन कॉलेज में। और अपनी क्लासेस ख़त्म करके मैं उनको लेने जाता था, फिर हम दोनों साथ लौटते थे। तो मैं उनको लेने गया हुआ था, स्टाफ रूम इंग्लिश डिपार्टमेंट में कई लोग बैठे थे। तो उनमें डॉक्टर जितेंद्र सहाय को मैं पहचानता था। तो गणेश जी को उन्होंने कहा था कि मेरा ये नाटक आप करवाइए। वो नाटक था बगल का किराएदार, एक संकलन में है। तो उनको लोगों ने बताया कि ये नरेंद्र जी हैं, नेत्रहाट से आए हैं, और वगैरह वगैरह जो भी कहना था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप रुचि रखेंगे, मैं एक नाटक करने जा रहा हूँ। तो मैंने हामी भरी, और उसके बाद उन्होंने 2-4 डायलॉग्स मुझसे बुलवाए, यानी जिसको ऑडिशन कहते हैं, उस
स्टाफ रूम में और इतने खुश हुए। तो उसका रिहर्सल शुरू हुआ, वो BN कॉलेज में होता था। जो मेरी बेटी बनी थी शांता जेटली, जो मगध मेला कॉलेज में पढ़ती थी, तो ये जॉइंट वेंचर था BN कॉलेज और मगध मेला कॉलेज का उस जमाने में। और रिहर्सल के समय जो उन्होंने कहा वो आज तक मुझे याद है, और ये मैं सबों से कहता हूँ, खास करके जो अभिनय कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र जी, इट्स वेरी इजी टू एक्ट बट इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू एक्ट, एंड यू डोंट हैव टू एक्ट। क्योंकि डायलॉग मिलने पर आदमी एक्टिंग करने लगता है विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स। तो मंच की शुरुआत जो थी, मंच का ग्रामर गणेश जी ने मुझे समझाया। ये हम लोग क्यों बाएं जाते हैं, क्यों दाहिने जाते हैं, क्यों आगे जाते हैं, क्यों पीछे जाते हैं, ये मैंने सीखा गणेश जी से। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात कर रहा हूँ। वर्षों बाद 80 के 90 के दशक में जब मैंने कुछ नाटक रेडियो के लिए ज़बरदस्ती मुझसे लिखवाया गया, किशोर सिन्हा जी, उसके लिए आप उनको दोष दे सकते हैं, उन्होंने क्यों लिखवाया मुझसे। रविन्द्रनाथ ठाकुर की 13 कहानियों का मैंने नाट्य रूपांतर किया, नहीं करना चाहते हैं। आज इस शोक सभा में मुझे नहीं लगता कि हम पूरी बात बता भी पाएंगे जो उनके साथ हमने साझा किया है, लेकिन इतना ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो बहुत प्रसन्न रहे, हम लोगों पर अपने स्नेह की वर्षा करती रहे। हमें जैसे उन्होंने अपने जीवन में सिखाया, वहाँ से भी वो तार हमारा जुड़ा रहे और वो शांत रहें, बहुत शांत रहे। जीत होती रहती है और हम सभी के आसपास होती है यदि हम उनकी कही बातों, उनके कहे आचरण पे चलते हैं, तब जबकि हम उनको गुरु भी मानते हैं। हमारे बीच अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी हैं। मैं चाहूँगी कि वो मंच पर आए और अपने भावनाओं को व्यक्त करें। प्रिय मित्रों, गणेश जी का जन्म 1932 में हुआ और मेरा जन्म 39 में हुआ। 7 वर्ष वो हमसे बड़े थे। गणेश, अखिलेश, मिथिलेश और नीलेश, ये 4 नाम उनके 4 छोटे भाइयों के हैं। हमेशा यही नाम पुकारते थे, अखिलेश कहाँ है, अरे नीलेश कहाँ है, मिथिलेश कहाँ है। ये संबंध इतना गहरा था, कभी भी ये नहीं लगा कि किसी नाट्यकर्मी से मिल रहे हैं कि अपने बड़े भाई से मिल रहे हैं। आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव 1954 के जनवरी महीने में हुआ और 1956 में मेरी मुलाकात गणेश जी से हुई आकाशवाणी में। नाटक विभाग के वरिष्ठ कलाकार गोपाल प्रसाद जी थे वहाँ, जो आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार थे। गणेश जी और गोपाल जी दोनों साधु थे, रिश्तेदार थे आपस में। गणेश जी को उन्होंने कहा कि ये भाई ये अखिलेश नया लड़का आया है, इसको कुछ सिखाइए, इसको उर्दू नहीं बोलना आता है, कहाँ ज है कहाँ ज है इसको पता ही नहीं है, सब एक ही तरह से मार डालता है। क्योंकि गणेश क्या सिखाएगा गोपाल के सामने। गोपाल तो एक ऐसा वृक्ष है जिसको वो छू दे वो कलाकार हो जाए, और गोपाल जी ने मुझे सिखाया। तब से नाटक में मैं अभिनय करता रहा। गणेश भैया के साथ इतना गहरा संबंध था, किशोर जी ने कहा कि हम लोगों की बैठक हुआ करती थी उनके घर पर। कई बार वो पुराने संस्मरण सुनाया करते जो इतने रोचक होते थे, जिस पर लेखनी चलना शुरू हो जाती थी। एक बार की घटना है, हम लोग बैठे हुए थे, बहुत उदास थे। क्योंकि उदास क्या हुए तो हम सुनाते हैं तुमको किस्सा। आदमी जब बूढ़ा होने लगता है ना, तो स्मरण शक्ति कम होने लगती है। मेरा भी ठीक है, मेरा नहीं गड़बड़ाया है, लेकिन क्या बताएं एक दिन की घटना। घर से चला राजेंद्र बाबू से मिलने के लिए, रसगुल्ला भी खरीदा, रिक्शे पर बैठा। जब चौराहे पर पहुंचा तो मुझे याद ही नहीं कि किसके यहाँ हमको जाना है। अब वो रिक्शे वाले को मैं बताता रहा कि बाएं वाले सड़क से मुड़ जाओ, तो वो बाएं मुड़ जाता,
फिर घूम फिर के उसी चौराहे पर आ जाता। अंत में शाम हो जाती और फिर मैं लौट कर घर आता और रसगुल्ला घर पर फिर वापस आ जाता था। तो रसगुल्ले की वापसी के नाम से इस घटना पर मैंने आकाशवाणी के लिए नाटक लिखा था और किशोर जी के निर्देशन में वो प्रसारित हुआ था और बहुत ही लोकप्रिय वो नाटक हुआ था। वैसी एक घटना है, मैं जब गया गणेश भैया को पुष्प चढ़ाने के लिए 25 तारीख को उनके घर पर, कच्चे बांस की रंथी बनी हुई उनके आंगन में पड़ी हुई थी। उसको देखकर एक घटना याद पड़ी जो गणेश भैया बताते थे। क्या कहें अखिलेश, गजब हो गया। मेरे घर पर दुनिया भर के लोगों की भीड़ लग गई। हल्ला हो गया कि गणेश चला गया। कैसे भाई? तो एक कच्चे बांस की सीढ़ी बनाकर हमारे बाउंड्री वाल के किनारे खड़ा किया हुआ था। लोग समझ गए कि चले गए गणेश बाबू, और मैं बहुत दूर पर खड़ा होकर के सारी लीला देख रहा था कि लोग गणेश भैया करके रो रहे हैं, पता लगा रहे हैं क्या, लेकिन वो खाएं कहाँ उनका देहांत हुआ। तो गणेश भैया वापस आए, अरे भाई हम तो यहाँ खड़े हैं, ये जानते हो मजदूर को कहा था कि एक तो सीढ़ी ले आप पोचाड़ा करने के लिए, इस थोड़ा सीढ़ी नहीं मिला तो कच्चा बांस का सीढ़ी बनवा के ला करके हमारे दरवाजे पर रख दिया। ये घटना उन्होंने सुनाई थी। इसके ऊपर भी एक नाटक मैंने लिखा था और आकाशवाणी से प्रसारित हुआ। गणेश भैया इतने जीवंत व्यक्ति थे, उनके साथ अभिनय करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। रांची हम लोग गए थे, उस वक्त रांची आकाशवाणी में गणेश भैया पोस्टेड थे और हम लोग यहाँ से पटना से एक नाटक लेकर गए थे वहाँ, बाबूजी का पासबुक। उसमें आरपी तरुण बाबूजी का रोल करते थे और गणेश भैया उनके मित्र का रोल करते थे। मैं बाबूजी का बड़े बेटे का रोल करता था, सुशील शर्मा दूसरे बेटे का, नीलेश तीसरे बेटे का, और चौथा था वो पता नहीं कहाँ, रिजवान। हाँ, रिजवान नहीं, वो अरे बहुत कॉमेडी रोल करता है। शैलेश जमैया, शैलेश जयमा दामाद का रोल कर रहा था। दामाद तो वो नाटक, हाँ मुरारी भी था। मुरारी छोटे बेटे का रोल कर रहा था। उसने क्या गजब का रोल किया था उसमें। सुशील शर्मा भी थे उसमें। सुशील शर्मा भी हम लोग के ग्रुप में वहाँ पर बैठकी में बैठा करते थे, वो भी नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ जाने के बाद। लेकिन इसी तरह बारी बारी सबों से विदा होना है, सबों से बिछड़ना है, उनकी यादों में हमेशा रहना है। गणेश भैया एक बात कहते थे, अखिलेश देखो, कलाकार जब तक अभिनय करता रहता है तब तक वो मरता नहीं है, और जिस दिन तुम मंच करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें भूल जाएगा। तुम हो इस धरती पर कि नहीं हो ये नहीं किसी को पता चलेगा। लेकिन गणेश एक ऐसी शख्सियत, नाटक करना छूट गया था उनका, लेकिन फिर भी वो नाटक के साथ जुड़े थे। जब भी हम लोग कोई आलेख लिखते उनके पास जाते, वो बताते यहाँ पर ये जोड़ दो, यहाँ पर ये घटा दो, हमेशा जुड़े रहे। वो हमारी संस्था के वो अध्यक्ष थे गणेश जी, तो उनके साथ की जुड़ी हुई घटनाओं को क्या बताऊँ आपको। मेरी पत्नी ने उनके लिए एक स्वेटर बुनकर उनको प्रेजेंट किया था, अभी भी उनके अलमारी में वो पड़ा हुआ है। जब भी मैं जाता उनके पास मिलने के लिए, प्रणाम करता। होली के दिन उनके यहाँ, उनका जन्मदिन था होली के वक्त में, और उस वक्त होली हम लोग बैठ के गाते थे, और जब चलने लगेंगे तो 500-500 रुपये निकाल करके देते थे, कहता कि दुल्हन को जरूर दे देना, मेरी तरफ से आशीर्वाद। इतने प्यारे व्यक्ति थे वो। गणेश भैया आप यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप हम लोगों के दिल में हैं, आप सबों की याद में बसे हुए, कभी कोई आपको भूल नहीं सकता है। गणेश भैया प्रणाम करता हूँ आपको, जिस तरह आपने आशीर्वाद देकर मुझे बढ़ाया है, आगे भी मेरे साथ रहेंगे, आशा करता हूँ। धन्यवाद। आप जहाँ कहीं भी हो, अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी आपसे यही गुजारिश है।
धन्यवाद। शाश्वत कुछ भी नहीं, आशीर्वाद, स्नेह और उसका भाव लेकिन हमेशा से साथ रहता है। राम जी बुलाते हैं, लेकिन हर किसी को जाना है। राम जी बुलाते हैं, बात ये होती है कि हम उनके पास कैसे जाते हैं। थोड़ी कुछ बात ये अच्छी लगती है कि गणेश अंकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को नहीं सहें। हालांकि हम इस बात को नहीं सह पाते कि जो वो अंत समय में झेल रहे थे, फिर भी हर किसी को जाना है, लेकिन सुखद कामना के साथ कि उनका आशीष बना रहे। मैं चाहूँगी प्रेमलता मिश्रा जी को आप मंच पर आएं। सारे रंगकर्मी, हम लोग सभी तो रंगकर्मी ही हैं, नाटक में काम करते हैं, इसीलिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं। और जहाँ तक मेरे साथ उनका संबंध, मैं जब सबसे पहले 72-73 में जो पहला चेतना समिति में नाटक हुआ और मैं एकमात्र महिला नाट्यकर्मी थी, तो मेरे गुरु यही थे। तो मेरे पटना में, गांव में तो जहाँ हुआ नाटक वो तो हमारे शिक्षक लोग रहते थे, लेकिन यहाँ जो प्रथम गुरु हुए मंच पर वो यही हुए, गणेश सिन्हा जी आदरणीय। शुरू से इनका मैं गुरु कह के ही संबोधित करती थी। वो हंस के खूब ठहाका लगाते थे उस पर। तो इन्हीं से मंच पर ले गए, कैसे मंच पर जाना है, कैसे बोलना है। मैं गांव की लड़की, सब लोग जानते हैं, मैं गांव से आई थी, तो यहाँ शहर का आबो हवा आकाशवाणी में लगा था, लेकिन मंच पर नहीं। आकाशवाणी से तो मैं 64 से जुट गई थी, सुमन जी को शायद याद होगा, उस समय के जो लोग हैं उनको याद होगा। लेकिन मंच पर मैं आई तो यही मेरे गुरु थे। इसीलिए मैं टीचर्स डे हो या गुरु पूर्णिमा हो तो मैं इनको प्रणाम करती थी, या कुछ पत्र पत्रिका निकलती थी भंगिमा का नाट्य संबंधित विषय, तो ले करके मैं पहुंचती थी इनके यहाँ। और सबसे एक मेरे लिए था, जो इनकी पत्नी जो थी वो भी हमारी बड़ी बहन थी, क्योंकि जिस स्कूल में वो अध्यापिका थी उस स्कूल में भी कुछ दिन हमें रहना पड़ा। तो जब मैं इनको गुरु कहती थी तो हंसने लगते थे। मीना दी कहती थी, क्या इनको गुरु बना के रखी है आप? गुरु है ही तो बनाना क्या है। तो डबल रिलेशन इनके साथ मेरा चलता था, खूब हंसते थे हम लोग, बैठते थे। लेकिन उसके बाद 1-2 नाटक में इनका निर्देशन रहा। फिर सौभाग्य की बात है, अखिलेश भैया भी बैठे हुए सामने हैं, इनके निर्देशन में भी नाटक करने का अवसर मिला। तो लेकिन इधर क्या हुआ तो सुनते नहीं थे, मतलब बराबर मैं जाती थी वहाँ जहाँ गणेश भैया रहते थे, वहाँ एक था क्या, पूरा आकाशवाणी के लोग थे, आपको शायद मालूम होगा। मुखिया जी भी, गौरीकांत चौधरीकांत वहीं थे, मार्कंडे प्रवासी वहीं थे, डॉक्टर गंगेश गुंजन वहीं थे, सब आपस में ही थे, अगल बगल थे। तो वहाँ जाने से पूरा आकाशवाणी लगता था, पूरा आकाशवाणी का केंद्र यहीं आ गया है। सारे लोग, कुछ दूर हट के बटू भाई का भी था घर, तो इस तरह से वहाँ जाने से बहुत कुछ मिल जाता था। उनसे भी मिले कुछ, उनसे भी मिले कुछ। अब फिर मीना दी तो थी ही, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता, नहीं आइए
किसी बहाने आइए मिलिए जुलिए। फिर तो मैं बांकीपुर चली गई, लेकिन आना जाना थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो सुनते भी नहीं थे, इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो गई। वैसे मिलने में जाती थी, फिर भी कई बार मिलने गई। उनकी बहू से, उनका बेटा राजू था तो राजू से भी बातचीत होती थी, बहू से भी, पोता, पारिवारिक संबंध था। हम मेरे यहाँ भी कुछ कार्यक्रम हुआ तो एक आध बार वो आए हुए हैं, तो इस तरह उनसे मेरी घनिष्ठता तो थी। मेरी जन्म भी नहीं हुआ था, तो ये मेरा कैंटीन था वहाँ, मेरे फादर का। तो उस समय से हमारा एक संबंध इनके साथ बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इतना भावुक व्यक्ति थे कि किसी बात पे ये तुरंत रो देते। उपस्थित श्रद्धेय सभी बुजुर्गों और मेरे हम उम्र साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज गणेश चचा हमारे बड़े ही प्रिय कलाकारों में से रहे हैं। आकाशवाणी में एक नाटक कलाकार के तौर पे 1986 में मैं ऑडिशन पास किया और लगभग 2-4 नाटक करने के बाद लोग मुझसे पूछते थे कि भाई तुम बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी। तो मैं बताया नहीं करता था कि अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी का मैं सुपुत्र हूँ। लेकिन धीरे धीरे ये बात संजय, गिरीश भैया, इन सबों से पता चली आकाशवाणी में कि ये अखिलेश जी का लड़का है, तो इतना नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो ये एक गर्व भी महसूस होता है कि गणेश चचा, सुमन चचा, अनुपम भैया, अशोक चचा, किशोर अंकल और आप सभी लोगों के साथ मुझको काम करने का मौका मिला। गणेश चचा की आवाज़ बड़ी कड़कदार आवाज़ थी और बड़ा ही शुद्ध उच्चारण किया करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि चचा सो आप इतना ठहराव, इतना सांस कैसे, कुछ सिखाइए। तो वो मुझको बताया कि देखो मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ और गंगा किनारे पटना कॉलेज के पीछे वाले जगह पे जाके रियाज करता हूँ। और स्वर का वो रियाज करते थे। और अभी हाल फिलहाल की घटना मैं आपको बताऊं कि एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, बिहार की बात सुनाता हूँ, जिसमें बिहार के धरोहर को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका ऐप भी प्ले स्टोर पे आ चुका है, जिसमें बिहार की रंगकर्मियों की बात है, बिहार के लोकगीतों की बात है, परंपराओं की बात है। तो उनसे बहुत सारे डिस्कशंस हुए हमारे। उसके बाद ही हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। वो प्ले स्टोर पे सुनो ज़रा करके ऐप है, वो आप देख सकते हो। फेसबुक पे पेज भी है, बिहार की बात सुनाता हूँ। बहुत सारे लिटरेचर्स उनसे हम लोगों ने लिए और उनके मार्गदर्शन में ये काम हम लोग कर रहे हैं। गणेश अचानक घर पे पहुंच जाते हैं हमारे। पिछले 3 महीने पहले की बात आपको बता रहा हूँ। मैं बैठ के अपने स्टूडियो में काम कर रहा था, उसी प्रोजेक्ट पे। बोले कि क्या कर रहे हो, ज़रा दिखाओ। तो वो आप वीडियो मैंने एक शूट किया था ऐसे ही मोबाइल से। वो बड़े तल्लीनता के साथ उस पूरे ऑडियो को सुन रहे हैं। तो ये बड़ा भावुक पल रहा मेरे लिए और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि ऐसे गुणी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। और ईश्वर वैकुंठ में उनको स्थान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत।